Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफसल। इस्लामाबाद जाने से पहले लाहौर के मौसम का थोड़ा तज़किरा ना कर लें, बिकॉज हम थोड़े से लेट हैं और आपको पता है आज बारिश का है। और बारिश के इस मौसम में ऐसा कौन होगा जो टाइमली कहीं पहुँच जाए, टाइमली जो जिसने काम करना होगा वो कर ले। बारिश ने हर किसी को जो है वो परेशान किया हुआ है आज के दिन ख़ास तौर पर। हालाँकि है तो अब्र रहमत, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अब्र ज़हमत सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऑब्वियसली मैं प्रोग्राम के आगाज़ में और दिन के आगाज़ में की बात इस तरह से नहीं करना चाहती, लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन कि हमने दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ लेके चलना होता है कि मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस अच्छे मौसम के साथ साथ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात भी दरपेश आती हैं। जो निज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अगर आप अंडर पासिस की बात करें, सड़कों की बात करें, पानी और नहर की सूरत हाल इस लाहौर जिसे हम पेरिस भी कहते थे एक ज़माने में, वो पेरिस बनाने की कोशिश जो है वो हमें इस मौसम में मानसून में खासी नज़र आती है। तो ऑल दो अभी लाहौर की सूरत हाल ऐसी है कि हर कोई लेट है, बट ऑल दो वी मेक इट पॉसिबल टू कम ऑन स्क्रीन कि आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आपसे आज के 2 घंटे की जो मुलाकात है वो किसी तरीके से भी स्किप ना हो सके। सो लेट आए लेकिन हम आ गए। अब हरमीत पाजी के पास भी चलते हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ऑब्वियसली कैपिटल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाकी हरमीत पाजी से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। आप टाइम पे पहुंच गए थे? सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहाब, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि बड़ी तेज़ बारिश लाहौर में हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद की मैं हमेशा बात करते रहता हूँ कि इस्लामाबाद का मौसम हमेशा खुशगवार होता है। और जैसे बारिश यानी तूफ़ानी बारिश या हल्की फुल्की बारिश मरी में पड़ती है तो फिर यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बारिश की बात करूँ तो सुबह से सूरज तुलू है और कल शाम से ऐसा लग रहा था, जो ठंडी ठार हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। लेकिन फिर वही सूरत हाल। और लाहौर की आपने दुरुस्त बात की कि हमारे यहाँ जब भी बारिश होती है तो कहीं रहमत बन के तो कहीं जहमत बन के। और फिर हमने लाहौर या कराची की सड़कों को देखा है कि जिस तरह अंडर पासिस की बात की जाए, मुख्तलिफ शाहराहों की बात की जाए, मुख्तलिफ चौक की बात की जाए, गली कूचों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, दुकानों की बात की जाए, तो फिर हम देखते हैं कि पानी पानी और गाड़ियाँ ऐसे तैरती हैं। और आपने दुरुस्त फरमाया कि कभी इस शहर को पेरिस बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन फिर ये बना इटली की एक नहर जो है वो उसका मंजर ये बारिश में पेश करता है। फिर कश्तियाँ जो है उसकी जगह गाड़ियाँ चलती हुई और मोटरसाइकिलें चलती हुई हमें नज़र आती हैं। और आप देखें कि जो विजुअल दिखाए जा रहे उसमें भी आप देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं मुश्किलात का सामना है, खासकर बाइक पे जाने वाले हजरात। और फिर आपने दुरुस्त फरमाया कि जो दफातर में काम करते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनके लिए टाइम पर पहुँचना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन हरमीत, आप बिल्कुल इस बारे में ठीक कह रहे हैं कि अगर हम बात करें ना इस बारिश की, तो जितनी 2-3 दिन पहले शदीद गर्मी पड़ी है, और अगर हम बात करें ईद की तो ईद पर हमने शदीद गर्मी बर्दाश्त की है। उसके बाद इस मौसम को देख के ना आपको वैसे खुश होना चाहिए, लेकिन ये खुशी जो है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है जब आपके सारे काम ख़राब हो जाते हैं। अगर हम बात करें मेरे अगर एरिया की बात करें तो गुलबर्ग से ये जहाँ पर हमारा ऑफिस है कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ तक आने में आपको पता है घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो कश्ती बन जाती हैं तो फिर ओबियसली आपको तैर कर और नहर कर ही आना पड़ता है। तो वो सूरत हाल अभी आपको ऑन स्क्रीन भी हम दिखा रही है। स्विमिंग सूट पहन के बंदा निकला है। सही बात है, बरसाती पहन के आज आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आपको देखिए हरमीत, आप जो बात कर रहे थे ना कि जो बाइक्स पर बैठने वाले लोग हैं, सोचें उनकी क्या ही सूरत हाल होगी। बाइक को ज़रा से अगर आप समझते हैं कि वो पानी में जाती है तो फौरी तौर पर ख़राब होने का उसका खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो अक्सर लोग देखिए बाइक से उतर के बाइक को लेकर जा रहे हैं क्योंकि बाइक ख़राब है इतने शदीद पानी में। और पानी भी देखिए, हम जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं हरमीत, ये मेन स्ट्रीम एरियाज़ हैं, मतलब जिन्हें पोश इलाके कहा जाता है और जिन्हें कहा जाता है कि ये अहम शाहराएँ हैं, मेन रोड्स हैं। तो जनाब सूरत हाल ये है कि इतनी शदीद गर्मी में हमें बारिश की सबसे बड़ी बात यह है, बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुल्क के, जिस तरह हम मुख्तलिफ शहरों की बात करें वहाँ पे तरीक़ाकार ये होता है कि बारिश होती है तो उसके लिए एक लाएमल तय होता है कि भाई इस रास्ते से इस बारिश ने गुजरना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जिन नदी नालों की बात की जाए वहाँ पर कब्ज़ा माफिया है, वहाँ पर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। इसी तरह हम कराची की बात करें तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, समंदर उसके पास है। फिर अगर नदी नालों की बात की जाए तो वहाँ पे ये मसला बड़ा ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम फिर उन इलाकों की तरफ जाते हैं जो देही इलाके हैं, वहाँ पे आप नीलम वैली जिस तरह मैं गया, या फिर मिशांगला की बात करूँ, मैं सवात की बात करूँ, नारायण कागान की बात करूँ, तो वहाँ पे भी आपने ये देखा होगा कि रोड साइड्स बाहर ममालिक में, बाहर दुनिया में हमने देखा कि रोड किनारे पे दीवारें जो हैं वो बनाई गई होती, पत्थर से बनी दीवारें बड़ी मजबूत होती हैं। जब भी स्लाइडिंग होती है या पत्थर गिरने का खदशा होता है तो उसको कहीं ना कहीं वो रुकावट बन जाते हैं।
हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर तोदे गिरते हैं और फिर घंटों घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है। कई देहात ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको बिल्डोज़र पहुँचते पहुँचते या कोई क्रेन पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 दिन तक लग जाते हैं। तो ये सूरत हाल हमारे देही इलाकों के इन चीज़ों पर अगर काम होता, रोड्स और इन सड़कों को और नदी नालों पर काम होता, तो मेरे ख्याल में ये जो मुश्किलात हैं, जो डेली हमें बरसात का जब मौसम आता है तो इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और फिर इस बारिश को हम वैसे इंजॉय करते हैं जैसे इंजॉय करने का हक है। लेकिन आज भी अगर आप घरों में हैं और अगर आप ऑफिस पहुंच चुके हैं तो भाई हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था इस शदीद बारिश का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मौसम को जिस तरह से बंद पड़े एंजॉय ज़रूर करें और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें और दुआ करें कि जो मानसून और बरसात के हवाले से महकमा मौसमियात ने इंडिकेशंस दी हैं, सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का जो ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, अब हम इस चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकते। पिछले सैलाब की ज़बूहाली और बदकारियाँ जो है वो हम अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो आफ्टर इफेक्ट्स जो है उससे अभी हम निकले नहीं हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बारिश में सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने आज के दिन की मुनासबत से भी आपको पता है हमेशा कुछ ना कुछ हमारी टीम जो है वो निकाल के लेके आती है। 5 जुलाई की अगर बात करें और फिर ज़रा हम 23 साल पीछे चले जाते हैं, 5 जुलाई 1999 की बात करें, कारगिल का वो वाक़या जो सबको याद होगा। वैसे तो हमारी तारीख़ जो है वो इस तरह के शहीदों से भरी हुई है, इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सब तो जाते हैं आपके दिलों पे और तारीख़ में उन सुनहरी हरूफ से उनको लिखा जाता है। अगर हम बात करें सवाबी कैप्टन कर्नल शेर खान की, तो भारत के 120 से ज़ायद सिपाहियों को बासर जहन्नुम किया। और आप देखिए वो मकाम जिसे हम हिल कहते हैं, टाइगर हिल, वहाँ वो जगह ऐसी थी, वो ट्रेकिंग ऐसी थी, वो एरिया ऐसा था, लेकिन भारत के 120 से ज़ायद सिपाहियों को गिराया और वो एरिया पाकिस्तानी ने अपने वतन के नाम किया, जो कि दरअसल हमारा ही था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इनके नाम की, तो थोड़ा सा इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि शहीदों की ये जो स्टोरीज़ होती है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इनके जो दादा थे वो उस वक्त अगर कश्मीर के महाज की बात करें तो 1948 में कश्मीर की जो मुहिम चली उसमें वो ख़ास अहम किरदार उन्होंने अदा किया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इनका नाम दरअसल इनकी डेजिग्नेशन हरमीत कैप्टन थी जब इन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन नाम उनके दादा ने, मतलब जब पोता पैदा हुआ तो नाम कर्नल रखा। तो दरअसल इनका नाम कर्नल शेर खान था, डेजिग्नेशन कैप्टन थी और आज उनको याद सबसे बड़ी बात यह है कि सुहा बहादुरी के किस्से कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब आपकी बहादुरी के किस्से कहानियां और की जो दुश्मन जिसे हम कहते हैं वहाँ की अफवाज की जानिब से किए जाए, और फिर आपको याद है कि ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा की मुख्तलिफ हमने उसकी स्टेटमेंट देखी और कर्नल शेर खान के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट थी कि मैंने इनको लड़ते देखा, मेरे सिपाहियों ने जो बात मुझे की कि कैसे ये लड़ता हुआ आगे बढ़ा और कई गोलियां सीने पर खाता हुआ आगे बढ़ता गया और कई सिपाहियों को उसने वहां पे मार गिराया। और फिर उनका कहना यह था कि मैंने एक इजाज़त ली अपने जनरल से और कहा कि भाई मैंने एक ख़त लिखना है पाकिस्तानी हुकाम के नाम, और वो ख़त इनके पॉकेट यानी जेब में रखा बॉडी के साथ, और फिर वो ख़त जब पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जो है उन्होंने ये बात की कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जो बहादुरी जो मैंने देखी वही बहादुरी का सिला उन्होंने निशान हैदर की सूरत में कर्नल शेर खान को दिया। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपके किस्से कहानियां वो भी जो है आपके दुश्मन उसकी तारीफ करें और वो बताएं कि कैसे कैसे किस किस महाज पे ये फौजी जवान जो थे ये किस तरह लड़े और आगे बढ़े। तो बस हमें आज उनको याद करने का दिन है। और अगर अपने वतन अजीज़ की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, और पाक फ़ौज के बारे में आपको पता है हम बर्री की बात करें, बहरी की बात करें, फ़ज़ाई की बात करें, ये अफ़वाज पाकिस्तान जिसकी शहीदों ने अपने लहू अपने खून से हमें ये आज़ादी का तोहफ़ा दिया और आज भी हम वक्त तैयार रहते हैं वो इस चीज़ के लिए। मैंने जिससे भी बात की है हरमीत, हम जितने भी लोगों से मिले हैं, अगर वो शहीदों की फ़ैमिलीज़ हों या ख़ुद शहीदों की बावजदाद की अगर हम बात करें, तो आप ये सोच कर जाते हैं, आप ये सोच कर ही जाते हैं कि अगर आप इस दफ़ा किसी महाज पर जाएंगे तो शायद आपकी वापसी ना हो सके। तो वतन अजीज़ के लिए यानी आपके लिए और हमारे लिए, तो हम वतनों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज उनको याद करने का दिन है। आज जो है उनकी 24वीं बरसी मनाई जा रही है। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम एक ब्रेक लेंगे, क्विक से हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमने वापस आना है और हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं डेली डोज के तौर पर जो आपसे शेयर करनी है। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग। और होपफुली कि आज आप जब सुबह उठेंगे, ऑब्वियसली रुझान तो लेट उठने का है, लेकिन जो सुबह उठ के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और जो लेट उठेंगे उनको पता चलेगा अच्छा बहुत सारी बारिश हुई है। और आपको पता है कि बारिश सुबह 4 बजे से हो रही है हरमीत, और मुसलसल हो रही है। मतलब लास्ट टाइम बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी और एकदम हुई थी और उसके बाद रुक गई थी, लेकिन जो ग्रेजुअली हम देख रहे हैं ना कि मुसलसल बारिश का होना और थोड़ी थोड़ी बारिश का होना, ये ज़्यादा नकासी आपकी वजह बनता है। तो भी फ़िलहाल जो मौसम है वो आप इंजॉय करें और अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें। हम आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि जिसका इंतज़ार हम भी करते हैं और बहुत खुशी से आपसे शेयर करते हैं, बिकॉज इंटरेस्टिंग खबरें हमेशा सुनने का शौक सबको होता है। तो हम बात कर लेते हैं डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक का आज का डेली डोज। सो आज का डोज जो हमने पहला आपको देना है, बहुत महंगा देना है भाई, बहुत महंगा है। ईद गुजरी नहीं है कि उसके बाद भी ये जो जानवरों के महंगे होने की दुहाइयाँ हम दे रहे हैं वो अभी भी ऐसी की वैसी हैं। लेकिन हमने एक ऐसी गाय दिखानी है आपको जो दुनिया की महंगी तरीन गाय है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। आपको इसको देखने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी ये इतनी महंगी क्यों है। वैसे तो बहुत सारी खसूसियात है हरमीत, लेकिन मैं सीधा कुछ शेयर कर देती हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि इतनी महंगी क्यों है। मतलब एक तो आप इसका कलर देखें हरमीत, वाइट कलर, ऊपर से क्रिस्टल क्लियर। और आपको पता है दूसरी इसकी मतलब बहुत सारी खसूसियात में आपको एक खासियत ये भी है कि टेम्परेचर इसकी बॉडी बहुत कंट्रोल करती है। मतलब एक मोटी लेयर जो है वो आपकी स्किन के तौर पर आपके जिस्म पे होने की वजह से जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमला नहीं करते या काट नहीं सकते। और इसकी हाइट, और अगर इसकी बात करें हम पूरे वाइट हेयर्स की, तो जो आपकी डायरेक्ट रोशनी पड़ती है ना, रेस पड़ती है सूरज की, वो डायरेक्ट नहीं होती, मतलब वो बरक्स हो जाती हैं। तो जो डाइवर्जन ऑफ द रेज ऑफ द सन है उसकी वजह से ये जो है वो सन की रेस को भी कंट्रोल करती है, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो खैर इस वजह से हरमीत अभी दुनिया की महंगी तरीन गाय करार पाई हैं और वो लगती भी है, खूबसूरत बहुत लग रही है। बिल्कुल, आपने तो फरमाया। वैसे तो जब ईद आती है, बड़ी ईद कुर्बान आती है, तो हमें पता चलता है कि भैया क्या प्राइस है। मवेशी मंडियों में जाते हैं और फिर टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो खबरें हम शेयर करते हैं यकीनन काफ़ी महंगी खबरें होती हैं। लेकिन अगर इस नस्ल की गाय को अगर आप देखें, एक तो कद काट की बात की जाए, बड़ा खूबसूरत कद है, और फिर देखा जाए तो जिस तरीके से और रंग को अगर देखा जाए, इसकी नस्ल को देखा जाए, तो यकीनन जो कीमतें यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी जो कीमत है वो बनती है। और हरमीत आपको पता है इसका जो नस्ल है इसे निलौर नस्ल की गाय कहा जाता है। और आपको पता है अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैंने प्राइस तो आपसे शेयर ही नहीं की ताकि आपको इस बात की जो हैरानगी हो रही है वो हैरानगी जो है वो ज़्यादा हो जाए। मतलब ये $4.3 मिलियन, ओह माय गॉड, $4.3 मिलियन की एक गाय है। और लोगों ने ऑब्वियसली इसको रखा इसलिए बिकॉज जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं वो इस तरह की ही जो नस्ल की गाय हैं उनको रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपको पता है अगर दुनिया की महंगी तरीन गाय की बात करें तो वहाँ से इम्पोर्ट करना, इनकी मेंटेनेंस को देखना, इनकी नशोनुमा को देखना, निगहदाश्त करना प्रॉपर्ली, अगर आप इतनी मेंटेन्ड देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी सेहत का, खुराक का, इनके चारे का, आने जाने का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गाय अपना नाम दर्ज करा चुकी है, तो इसलिए हमने सोचा कि रिकॉर्ड जब दर्ज हो गया तो फिर आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने देनी है आपको थोड़ी, आप कह सकते हैं पुरानी खबर। मतलब अगर हम चोलिस्तान की बात करें तो चोलिस्तान बहुत सारे पर्सपेक्टिव से हरमीत बहुत मशहूर है। मतलब वहाँ पर ऑब्वियसली आप ये जो झोंपड़ियाँ देख रहे हैं जो घास फूस की बनी होती हैं वो आज भी उस तरह ही है। मतलब हम अगर पिक्चर्स में देखें, वीडियोस में देखें, आज तो विजुअलाइज हो गया ना सब कुछ, तो बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें हम इस तरह की वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन ये रियल है। मतलब आज भी चोलिस्तान की बहुत सारी एक बड़ी आबादी जो है वो घास फूस की बनी इन झोंपड़ियों में रहते हैं। और ये ज़्यादातर वो खाना बदोशी होते हैं जो एक जगह से उस जगह हमेशा जाते रहते हैं। लेकिन हरमीत इनकी ज़िंदगी आज भी इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांसमेंट के बावजूद वही है जो इस झोंपड़ी में वो गुजार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मुश्किल लाइफ होती है। मतलब जैसे लगती तो बड़े हमें आज, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए चीज़ें देखते हैं और हमें अट्रैक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने तो फरमाया कि चोलिस्तान मशहूर भी है, वहाँ पे जिस तरह एक मशहूर रैली जीप की होती है और बड़ा मेला सजता है। लेकिन फिर अगर जो लोग रहते हैं जिनकी ज़िंदगी घास फूस से बनी झोंपड़ियों में, ये इंतहाई मुश्किल होती है। पानी की मैं बात करूँ तो फिर मैंने बहुत सारे से रेगिस्तानी इलाके देखे हैं जहाँ पर मैंने इनको देखा है कि कैसे सर्वाइव करते हैं ये। पानी की जो अलग तलब है,
मवेशियों को कहाँ कैसे लेके जाना है। अच्छा, फिर एक और चीज़, अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में सूरज सुबह सवेरे यानी आपको कम से कम 4:30 बजे तक 5 बजे तक सूरज जो है आपके सर पे होता है। इसी तरह फिर शाम जब ढलती है तो वो भी वो सूरज का दौरानिया जो है वो भी काफ़ी लंबा होता है। तो बीच में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। गर्मियों के दिनों में इस किस्म का मौसम जो है काफ़ी सख्त भी होता है, रेत जो है वो ज़्यादा तपी हुई रेत होती है। लेकिन आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं चीज़ें हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं या जहाँ पे जाके देखते हैं और हम थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते हैं सारी चीज़ों को, कि वो एक डिफरेंट सारी चीज़ होती है। लेकिन असल में वहाँ पर रहना और वहाँ की ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो माज़रत के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके ये तो है ही हैं, लेकिन ऐसे देगी इलाके कि आज भी इंटरनेट की सहूलियात से वो महरूम है। बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सिग्नल्स नहीं है। ये मसाइल आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत करीब भी पड़ते हैं शहर इक़्तिदार की तरफ की मैं अगर बात करूं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये सहूलियात नहीं है। और हरमीत, हम बात करें दुनिया की तो दुनिया में हर जगह इस तरह के गांव ऑब्वियसली पाए जाते हैं। मतलब अगर आप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी गांव होते हैं और वहाँ पर भी इस तरह की ज़िंदगी जो लोग शहरों में गुजारते हैं उस तरह की ज़िंदगी देहातों में गाँव में लोग नहीं गुजारते। लेकिन एटलीस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर एक शहरी का जो कि पाकिस्तान में बसता है उसका हक है। तो चोलिस्तान से में जितने भी इस तरह के एरियाज़ हैं उनमें बेसिक नीड्स जो हैं उसको पूरा करने के लिए हमेशा ये लोग अब ऐसे ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही बड़े हुए हैं, इनकी नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जो है चोलिस्तान की इस झोंपड़ियों का वो चलता आ रहा है। तो ये अभी तक ऐसे ही है। हमने सोचा कि ये इंटरेस्टिंग है, सो वी शुड शेयर विद यू गाइस। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हरमीत इतनी सख्त है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से सुबह सुबह नाश्ते के तौर पर ये खबर अपने व्यूवर्स को दे दूं, लेकिन खैर चलो दे देती हूँ। चीन में पत्थरों की कढ़ाई बड़ी मकबूल हो गई है। आप सोचते होंगे यार पत्थरों की कढ़ाई, यस, अब सड़क किनारे फुटपाथ पे आप ये चीनी को देख रहे हैं। अब ये पत्थरों की कढ़ाई बनाता है। देखिए पहले पत्थर पे इसने क्या किया, मिर्चों का तेल डाला, ओके, उसके बाद लहसुन की चटनी डाली, ओके, उसके बाद लौंग डाले। मैं आपको पूरी रेसिपी बता रही हूँ। देखिए सुबह सुबह लोगों ने कहना सोहा हमें आके पत्थरों की कढ़ाई का नाश्ता करा रही है। बट ऑल दो मैं आपको बताती हूँ कि इस खबर को देने का मकसद क्या है। अब इंटरनेट पे ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है। अब इस जो डिश का नाम है मैं आपको बताती हूँ हरमीत, इस डिश का नाम है सोडियो। तो ये डिश जो है वो अब चीन में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है। लोग इसे बहुत मज़े से खाते हैं बिकॉज ये चमकते पत्थर जो है खाने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ आप खाएं और इसको मतलब इसके जो मसाला लगा है उसको खाएं और उसके बाद पत्थरों को फेंक दें। लेकिन खैर ये अब चाइनीज़ ही कर सकते हैं हरमीत इस तरह की हरकतें और चीज़ें। वैसे चाइनीज़ के खाने बड़े अजीब होते हैं, बड़े मुनफरिद भी होते हैं, बड़े मुख्तलिफ भी होते हैं और देख के हमारी तो हालत ही गैर हो जाती है। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं, लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं करूँगा कि सुबह का टाइम है, लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है और मेरे सामने भी ग्रीन टी पड़ी है। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ सुहा में नाज़रीन के साथ ही शेयर करना मैं समझता हूँ लाजिम भी है। हमारे इलाकों में मुझे आज भी याद है कि खास किस्म का अच्छा, आपको पता है हरमीत जो है ना वो थोड़े टेक्निकल इशू की वजह से ऑब्वियसली हमारे साथ उस तरह से नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मौसम ख़राब है तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हरमीत आप कंटिन्यू करें। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि इसी पत्थर का इस्तेमाल जो है गांव देहातों में हमारे इलाकों में, क्योंकि ये इलाके खासकर चाइना के करीब ही पड़ते हैं और कहीं ना कहीं उसके कल्चर का भी असर रसूख थोड़ा बहुत है, तो लोग कड़ी बनाते हुए और दाल मूंग बनाते हुए इस पत्थर का इस्तेमाल करते थे और वो काफ़ी टेस्टी होती थी वो दाल या वो कड़ी। तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं आज भी कुछ इलाकों में हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसको सिर्फ आपने दुरुस्त फरमाया कि हाँ आप उठा के उसको वो जो रस है उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पत्थर को खाना जा सकता है, लेकिन बहरहाल डिफरेंट है, बिल्कुल खाया जा सकता भी नहीं, लेकिन ये वीडियो के साथ साथ ये जो डिश है वो भी काफ़ी मकबूल हो गई है, लोग काफ़ी इसको ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, हमने आपको एक और ख़बर देनी है। खबर जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप हमारी ऑब्वियसली हमारे रनडाउन में एक कोशिश हमारी ये भी होती है कि ऐसी चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही हैं, मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात करते हैं और रोबोट्स की तो खबरें हमारी वैसी फेवरेट होती है बिकॉज आजकल बच्चे इस तरह की खबरें देखना और सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जनूबी कोरिया से हमने आपको खबर देनी है जहाँ पर रोबोट ने ऑर्केस्ट्रा का एक मौसीकार के तौर पर अपना किरदार अदा किया। मतलब एक महफिल है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको पता है ऑर्केस्ट्रा की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसके सामने एक इंडिकेटर होता है, एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपने किस तरह से ऑर्केस्ट्रा बजाना है। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर जो है
वो अब एक रोबोट है, वो एक इंसान है, वो एक मौसीकार नहीं है, वो एक रोबोट है। और कितने आसानी से, कितनी स्मूथली आप देखें कि उसके हिल रहे हैं और पूरा एक सुर ताल देने के लिए एक डायरेक्शन दे रहा है तमाम उस टीम को जो सामने बैठ के ऑर्केस्ट्रा बजा रही है। और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं वो हैरान भी हो रहे हैं हरमीत, और साथ साथ एंजॉय भी कर। तो देखिए जनाब, वैसे अगर मौसीकी की बात की जाए तो वाकई में ये जुबान काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुख्तलिफ है और काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन मौसीकार जो है उसको समझ जाते हैं। लेकिन बेतहाशा खबरें जो हम अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन के साथ शेयर भी कर चुके हैं, चाहे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बर्गर बॉय हो, या हमने पेट्रोल पंप पे काम करने वाला रोबोट हो, या किसी घर में जो है हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, और आपने हिंदुस्तान में देखा कि न्यूज़ पढ़ती है खूबसूरत सी खातून की शक्ल में एक रोबोट हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने और जिसका जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं। सो इंसानों को भी अब तैयार होना चाहिए रोबोट का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं आने वाले दौर में होने वाली हैं। और आप देखिए कि मौसीकी का और फिर आने वाला दौर वो दौर भी दूर नहीं कि फिर मौसीकार के साथ साथ कोई सिंगर भी हमें रोबोट की सूरत में नजर आएगा और वो गाना गाएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें ना वो रिप्लेस होती चली जा रही हैं, और जो लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े हामी हैं, और जो रिप्लेस हो रहे हैं वो इंसान है जनाब। तो ज़रा सोचें, अपना दिमाग जितना आप इस्तेमाल करते हैं उसे डबल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वरना रोबोट्स ने आके ऐसा ओवरटेक करना है कि बस फिर आपके काम से। हमने क्विक ब्रेक लेने से हमारा हो गया डेली डोज कंप्लीट, तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में कल एक स्टेटमेंट आई है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड रही है। कल एक निजी टीवी चैनल को इसाक डार ने इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर करने के बाद अब वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उन्हें पार्टी कहेगी तभी वो वापस आएंगे। यानी उनका कहना ये था कि पाबंदी नवाज शरीफ पर इलेक्शन लड़ने की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब सूरत हाल अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे की बात करें तो क्या क्या तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं और क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। कुछ जिक्र हमने कल भी ईद मिलन पार्टीज़ का किया जो कि हमने देखा दुबई में हुई। उसके बाद अब नवाज शरीफ का जो दौरा सऊदी अरब है वो भी स्केजुलाइज किया गया है, कुछ अहम मुलाकातें भी वहाँ होंगी। तो वहाँ मुलाकातें होने से यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होंगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। पीजे मीर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में हम उस फेज़ में अब हैं जिसमें हम कह रहे थे कि चलें ईद के बाद देखेंगे क्या होगा, लेकिन वी आर इन दिस फेज़ नाउ। आपको क्या लगता है कि अगर हम तब्दीलियों की बात करें तो किन तब्दीलियों की हमें ज़रूरत है? हमें IMF का वो एक किस्त जिसका हमें बहुत इंतज़ार था वो मिल गई। कल स्टॉक एक्सचेंज में हमने काफ़ी अच्छी सूरत हाल देखी बड़े लंबे अरसे के बाद। अब मेशत को बेहतर करने की बात तो की जा रही है, लेकिन सियासत में नवाज शरीफ की वापसी को आप किस तरह से देखते हैं? कल इसाक डार ने कहा कि येस वो काफ़ी हद तक क्लियर हैं, पार्टी उन्हें कहेगी तो वो फौरी वापस आ जाएंगे। देखें, इसके दो तीन आपने ये जो सवाल किया, नंबर वन, नवाज शरीफ पार्टी हमेशा कहती रही है वो आ रहे हैं जी, कल आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। तो जब तक इसाक डार साहब ने बिल्कुल सही बात की है, जब तक इनकी लीगैलिटीज और लीगल प्रोसीजर्स पूरे नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। बिकॉज एक तो उनकी हेल्थ परमिट नहीं करती है, अगर आते हैं इमीडिएटली इनको अरेस्ट कर देंगे, फिर लीगल प्रोसीडिंग शुरू होंगी, फिर जाके आगे बात होगी कि भाई ये होगा वो होगा। सो आई थिंक जब तक कि क्लियरेंस इनको नहीं मिलेगी तब तक ये वापस नहीं आएंगे। ओके, एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ है, मुलाकातों की जब बात होती है, ये लंदन के अंदर इनको कई लोग जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने के अब आपने जैसे कहा है कि दुबई के अंदर हमने देखा है मुलाकातें हुई हैं। दुबई ज़्यादा इजी है, दुबई ज़्यादा इकनॉमिकल है, यहाँ आपको वीज़ा का इशू कोई नहीं है। यूके का वीज़ा ज़रा मुश्किल से मिलता है, और उस लिहाज से ये एक कन्वीनियंस है, ऑल अराउंड कन्वीनियंस, जिसमें आपने देखा कि इनकी मुलाकातें जो पार्टी हेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी, उनके साथ भी हुई, और दीगर और भी मौलाना फजल रहमान, इन सारों के साथ हुई। अब बात आती है सब एक और चीज, जी व्हाट नेक्स्ट इज कि IMF से तो आपको पैसे मिल गए, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। अब हमें चाहिए कि इन पैसों का होगा क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखें, हम डेट सर्विसिंग कर रहे थे 70%, अब आपकी डेट सर्विसिंग होगी 100%। तो लोगों को तो रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा तो अब डेट रिलीफ में जाएगा। हमने पैसा लिया है, वापस भी करना है। ये तो नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं, लेकिन आपने एक प्लान ऐसा बनाना है इकोनॉमिस्ट के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कि ये पैसा इतना जनरेट करे कि आवाम को भी फायदा हो
और हमारा डेट सर्विसिंग भी जाए। सो आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग। मीर साहब, अगर हम देखें इलेक्शन की बात है, आपको याद है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हमें याद है कि हर दिन जलसे जुलूस हुआ करते थे और इलेक्शन की डिमांड हुआ करती थी। आज वही सूरत हाल है, आपके सामने है। अगर आज आप देखें तो 46 बरस पहले जिस तरह जमहूरियत का तख्ता उल्टा दिया गया था और फिर आपके 90 दिन का वादा भी किया था जनरल जौलक साहब ने, आज अगर सूरत हाल देखी जाए तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर वो भी वैसे ही नजर आता है हमें। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन का जो मामला है ये अक्टूबर में या इससे आगे भी मामला जा सकता है? और फिर अगर इलेक्शन में नून लीग ने जाना है, हुकूमत ने जाना है, तो इनके पास अवाम को रिलीफ क्या ये दे पाएंगे इतनी कलील मुद्दत में? देखिए ना, आज 7 जुलाई है और 1977 याद कर लें, आज ही टेक ओवर हुआ था। 77 के अंदर भुट्टो साहब का जनरल ज़िया ने टेक ओवर किया था आज के दिन। अब द क्वेश्चन इज कि उस वक्त भी यही था कि जी हम मुल्क की मैशत बेहतर करेंगे, ये होगा वो होगा। क्वेश्चन इज कि आपने जब तक राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड द राइट ऑफिस नहीं लगाए तो आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। ये हमारा एक नेशनल अलमिया है और मैं आपको बताता हूं कि मैंने कई दफ़ा एग्जांपल्स दिए हैं कि जो आप सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हैं, ये आपके वो कहते हैं ना, ये आपके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जो कि मुल्क को चलाते हैं। अब आपने एक दिन सेक्रेटरी इंडस्ट्री को बना के दूसरे दिन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगा दिया, चौथे दिन कोई और उसको मिनिस्ट्री दे दी, पांचवें दिन कुछ और हो गया, तो आपका मुल्क कैसे चलेगा इस तरह? जब तक आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं आएंगे आप मुल्क नहीं चला सकते। एक दूसरी चीज ये है कि इस वक्त हम एक क्राइसिस के अंदर है। इलेक्शंस हम बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि अभी इलेक्शंस आप ना ही कराएं तो बेहतर है, क्योंकि ये जितने PMLN वाले फंसे हुए हैं ये अब कराएंगे, इनको तो 4 वोट नहीं मिलेंगे अभी। और फायदा किसको हो जाएगा इस वक्त? फॉर द मोमेंट पीपल्स पार्टी को हो जाएगा। पीपल्स पार्टी आप देख रहे जोर लगा रही है इलेक्शन कराओ, उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन फर्स्ट PMLN गई है। सर इलेक्शंस में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, इलेक्शंस में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं देखते हैं? अगर देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो सोच रहे हैं कि कर देंगे, ये एक ख्वाब देख रहे हैं। PTI एक फोर्स है, आपने उसको देख लिया है, सहम गई है 9 मई के बाद बिल्कुल, और उनको सहमना चाहिए क्योंकि वो गलत एक हरकत हुई है, उसको सब ने कंडेम किया है। लेकिन सारी PTI तो दहशतगर्द नहीं है ना यार। आप जो लोग हैं उनको पकड़े, बिल्कुल पकड़े आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एंटायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं कह सकते ये दहशतगर्दों की जमात है। इस तरह के तो एक्ट हर पार्टी ने किए हुए, तो हम क्या कहें कि सारी पार्टी दहशतगर्दी है? नो, आप इसको इंडिविजुअल बेसिस पे एक हुकूमत जो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के पास बची थी गिलगित बल्तिस्तान की, वो भी हमने कश्मीर के बाद एक और झटका तहरीक इंसाफ को मिला। आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि खान साहब जो हैं, जिस तरह खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको लगता है कि अनकरीब ये मामला तय हो जाएगा और खान साहब फिर सलाखों के पीछे? देखिए, क्वेश्चन इज गिरफ्तार करके क्या आपने ऐसा कुछ तीर मार देना है कि ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएंगी, आटा सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा? हमने एक इस्तेकाम लेके आना है पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना है। अरेस्ट करने से कुछ नहीं हुआ। आपने नवाज शरीफ को अरेस्ट किया, क्या किया आपने? आपने जरदारी को अरेस्ट किया, क्या हो गया आपने? आप ये जो अरेस्ट करने के चक्कर है ना, ये मेरे समझ ये बड़े ड्रैकोनियन और मिडीवल टाइम्स की चीजें हैं ये। अब आपने आगे चलना है, हमने इकोनॉमिकली आगे इस मुल्क को लेके चलना है, लेकिन जब तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आए, रिकंसाइल करें, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और आगे चलें। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, इनफ इज इनफ। और आप देखो कि हर आदमी पाकिस्तान में उसको कितना शौक है झंडे वाली गाड़ी में बैठने का, कितना शौक है डाले पीछे लगाने का, कितना शौक है, लेकिन अवाम की खिदमत करने का किसी को शौक नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनफ इज़ इनफ। अगर हम देखें किसी सियासतदान की नाअहली या किसी पार्टी की नाअहली, अगर इससे मुल्क बचता है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर नहीं बचता तो मुल्क चलता है सिस्टम से, जो कि बनाने की अब अशद ज़रूरत है। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपने कल एक खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पे देखी भी होगी, जिसके बाद एक तहलका सा मचा रहा सोशल मीडिया पर। लोग काफ़ी परेशान भी रहे बिकॉज गर्मी बहुत शदीद थी और इस गर्मी में हर किसी को तोड़ और हल यही लगता है कि वो स्विमिंग करे या कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ जो है वाटर को लेके की जाए। मतलब अगर आप पार्क्स की बात करें, वाटर पार्क्स की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आपको गर्मी की शिद्दत कम करने में मदद करती हैं। बट ऑल दो कल एक खबर ये आई, नेग्लेरिया एक ऐसा वायरस, एक ऐसी चीज़ जो कि डायग्नोस कल की गई एक नौजवान में जिसकी उम्र 22 साल थी। अस्पताल में वो ज़ेर इलाज था, बुखार और सर दर्द मुसलसल था। लेकिन ये जो एक जरासीम है ये दिमाग में जाता है आपके नाक के ज़रिए और दिमाग को ये खाता है। अब ये जो नई चीज़ डायग्नोस हुई है, इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और ये कितना ख़तरनाक है, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, ये खबर जो कल वायरल हुई और उसके बाद काफ़ी लोग परेशान हैं इस हवाले से, तो सर आप क्या समझते हैं ये बेसिकली है क्या और ये किस तरह से इंसानी जिस्म में फैलता है, जाता कैसे है? बहुत शुक्रिया जी इस अपॉर्चुनिटी का। बेसिकली नाइग्लेरिया एक वायरल नहीं है, ये माइक्रो अमीबी है, यानी कि ये प्रोटोजोअल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये जैसे आपने कहा बिल्कुल कि ये नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और जिसका मतलब ये है कि कोई पानी जिसमें ये मौजूद होगा, चाहे वो पॉन्ड में हो, चाहे वो वज़ू का पानी हो या वो स्विमिंग की वक्त हो या नहर में नहाने का, तो वो वहाँ से एंटर होता है और उसके कुछ 3 से 7 दिन बाद जिस्म में दर्द और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे जिस्म का टूटना, पेट का तकलीफ होना और सर दर्द शदीद होना। और फिर उसके बाद ये दिमाग में जाके सोजिश करता है जिसको मेनिंगोएन्केफेलाइटिस कहते हैं, और फिर झटके वटके जिस्म में लगते हैं और ये तकरीबन इसकी 30 से 35% शरह अमवात है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो तशखीस होती है बेसिकली एक तो नाक से स्वाब लेने से हो जाती है अगर आप बर वक्त लें, वरना आप जो दिमाग के गिर्द पानी जा रहा होता है CSF, उसको कमर की से निकाल के उसमें भी ये फिर पाया जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और PCR भी इसका हो सकता है ब्लड पे, तो इसका जो एंटीबॉडी टेस्टिंग भी हो सकती है। इसका जो मेन जो आपने खुद कहा कि एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है। कराची में ये गाहे केस होते रहते हैं, लेकिन ये केस जो हुआ है अभी, जो अनफॉर्चुनेटली जिसकी डेथ भी हो गई है सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस अमीबिया के हवाले से या नेग्लेरिया के हवाले से बात की जाए, तो हमने इसका मुताला अगर किया है तो हमें 1968 में पहला केस अमेरिका में जो सामने आया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे नौजवानों में ज़्यादा जो है ये मर्ज पाया जाता है, वो शिकार होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। उसकी क्या वजूहत है? और दूसरी बात, क्या ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में होता है, क्या सर्दियों में भी इसका कोई शिकार हो सकता है? ये सर्दियों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये समर्स में होता है। और कराची में जो हुआ है वो समर्स में भी हुआ है, विंटर्स में भी हुआ है, दोनों वक्त हुआ है। और कराची में ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसीलिए हमने इस केस में देखना चाहा कि इसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री कराची की हो, कराची में गए हों, नहाने की हिस्ट्री हो, पॉन्ड्स की। ये DHA से शुरू हुआ था कोई, लेकिन ऐसी कोई हिस्ट्री हमें अभी तक मिली नहीं कि इनकी कोई नहाने की हिस्ट्री हो या कुछ हो। और लेकिन एहतियातन फिर ये किया गया कि इसका आसान बड़ा हल है कि आप जहाँ भी पानी है, पीने का हो, नहाने का हो, सीवरेज का हो, उसको क्लोरीनेट कर दें, चाहे स्विमिंग पूल का हो। और क्लोरीनेशन इसकी बहुत इफेक्टिव एक तरीका है। 1 मिलीग्राम पर लीटर पे अगर आप जितने लीटर पानी है उतने मिलीग्राम आप उसमें क्लोरीन डाल दें, और उससे बॉइलिंग से भी इसका काफ़ी हद तक हो जाता है। लेकिन बेस्ट जो प्रैक्टिकल इसका है, तो कल ही हमने वासा को, उनके MD साहब से बात की, कमिश्नर साहब से मीटिंग की और डिप्टी कमिश्नर साहबा से, और काफ़ी हमने इसका प्लान बनाया और कल ही अलर्ट भी जारी कर दिया, लोगों को मना भी किया
इस तरह बाहर गंदे पानी में, डॉक्टर साहब साफ आपसे पानी जानना में। चाहेंगे जो वजू करते हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने इसमें ये देखा है कि ज्यादातर बुजुर्ग जो है वजू करते हुए भी इसका शिकार हो जाते हैं। जी देखें, अच्छी चीज़ हमारे दीन की बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें वजू साफ पानी से करना है, और अगर साफ पानी मुहैया नहीं है तो हम मिसा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी हमारे लिए रियायतें की हैं कि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि किसी की जान को वो खतरे में नहीं डालना चाहते, किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, चाहे वो रमज़ान हो चाहे वजू हो, तो उसका अल्टरनेटिव दिया हुआ है। तो वजू तो दो किस्म के करते हैं, एक तो लोग करते हैं जहाँ कुछ पुरानी मसाजिद हैं जहाँ तालाब बने हुए हैं और उन तालाब के गिर्द बैठ के करते हैं। मेरा ख्याल है उससे इज्तनाब करना चाहिए। जो साफ पानी नलकों में आ रहा है और वो क्लोरीनेटेड ही है, क्योंकि हमने वासा को कह दिया है, वासा उसको थोड़ा बहुत कर रहा था 0.25 पे। कल उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप 1 मिलीग्राम पे कर दें और उन्होंने उसी वक्त कर दिया। तो 1 मिलीग्राम क्लोरीनेटेड पर लीटर पे ये बिल्कुल सेफ पानी है। और ये क्योंकि टैप वाटर है, ये इकट्ठा कहीं हुआ नहीं हुआ, इसलिए जो मसाजिद में जिनमें ये स्टेगनेंट वाटर है, पॉन्ड्स बने हुए हैं, वो उस वजह से अगर इज्तनाब कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, ये क्लोरीनेशन का जो प्रोसीजर है इसके बारे में तो चलिए आपने इस हवाले से किया कि वासा को भी ऑन बोर्ड लिया है और वो तमाम इदारे जो पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के, जैसे घर में स्विमिंग का बड़ा इंतज़ाम किया जाता है और आजकल तो गर्मी का तोड़ यही है कि नहरों में भी नहा रहे हैं और पूल्स पे भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम इसके डायग्नोस करने की बात करें या इससे ऑलरेडी बचने की बात करें तो वैक्सीनेशन के पॉइंट पर हम कहाँ तक पहुँचे हैं? इलाज मुआवजे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से हमें इंडिकेट करेंगे? वैक्सीनेशन का इसके काम हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी वैक्सीनेशन इसकी अभी है नहीं कि जो मार्केट में आई हो। और क्योंकि ये इतना एंडेमिक है, पाकिस्तान में एपिडेमिक तो होनी है, ये पहला ही केस हुआ है। लाहौर में, कराची में केसेस होते रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ज़्यादातर एहतियात की तरफ जाना चाहिए। और जो घरों में जिनके स्विमिंग पूल वगैरह हैं वो भी उनको फ्लोरिनेट बहुत इजीली बहुत कम पैसे पे कर सकते हैं और वो कोई इशू नहीं। अगर उनको पता है कि अगर 1000 लीटर का है तो उसमें 100 मिलीग्राम क्लोरीन डालनी होगी और इस तरह करते जाएं तो वो कोई इशू नहीं होगा, उनको सेफ रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब, एक तो जिस तरह आपने फरमाया कि वायरस नहीं अमीबिया है, और लेकिन साथ साथ ये जानना चाहेंगे कि सर जो शिकार होते हैं इस मलेरिया का, तो फिर उनको किस तरह तशखीस इसकी होती है, या किस तरह कौन कौन सी अलामात होती है जो अगर कोई इसका शिकार होता है तो फिर वो जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, और इसमें बचने के चांसेस कितने होते हैं सर? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें तकरीबन इंटरनेशनली 30% मोर्टेलिटी है, 30% लोग मर जाते हैं, 70% सर्वाइव करते हैं। और सर्वाइव करने वाले वो लोग होते हैं जो रिलेटिवली यंग होते हैं और जिनका जरा जल्दी तशखीस होता है। और इसके लिए स्टेरॉइड्स हम देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह इंट्रावीनसली देते हैं और हॉस्पिटलाइज करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और जाहिर है इसके लिए आइसोलेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। और अलामात इसकी यही हैं कि शुरू से बुखार होता है, फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कैर होती है, जिस्म टूटता है, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपकी ज़नूदगी तारीख हो जाती है और गर्दन जो है वो सख्त हो जाती है, वो मुड़ नहीं पाती। इस किस्म के अलामात हैं। और फिर अगर ये इस किस्म की ज़रा सी भी अलामात हो तो मुस्तैद हॉस्पिटल में जाएं। और तशखीस इसकी मैंने वही अर्ज किया था कि नाक से स्वाब लेके भी किया जा सकता है। अगर आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइंस हैं, फिर हम कमर की हड्डी से पानी निकाल के उसमें टेस्ट कर लेते हैं और PCR भी किया जा सकता है इसका। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम इस मरीज़ की हिस्ट्री की बात करें, बिकॉज हमारे पास एक सैंपल या केस स्टडी के तौर पर हम इसको ले रहे हैं, वो सर हिस्ट्री जो बताती है वो ये कि वो स्विमिंग कर रहा था, नाक के ज़रिए ये वायरस जो है वो दिमाग के अंदर गया है, 8 दिन के अंदर अंदर ये सूरत हाल रही है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? एक तो एहतियात है जो कि हमने करनी है, इसके अलावा अब हम देख रहे थे कि पिछले पूरे जो महीना गुजरा है, जो हफ्ता गुजरा है ईद के दिनों में, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रही है। तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदबीर हो सकती है जो हमें करनी चाहिए? क्लोरिनेशन हमने कर ली, लेकिन अगर एक चीज़ डायग्नोस हो गई तो उसके बाद आफ्टर प्रिकॉशंस क्या है जिससे इंसान के बचने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? आफ्टर प्रिकॉशन यही है कि अगर किसी को शुगर है तो वो कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रखें, अपनी कोमॉर्बिडिटीज़ को कंट्रोल में रखें। और अगर आपको ये अलामात हैं तो अपना टेस्ट करा लें किसी भी मुस्तनद लैब से, जो मैंने फरमाया कि नाक का टेस्ट करा लें, वो ज़्यादा ईजी है। इस मरीज़ का भी नाक के टेस्ट से ही तशखीस हो पाई थी। और
खुद वो किसी और पौंड वगैरह में दोबारा नहीं नहाएं कहीं भी, क्योंकि उनको तो जो ये बीमारी अगर होनी थी तो हो गई है, वो और आगे फैला सकती है वो बीमारी। सर बच्चों के चांसेस सर कितने ज़्यादा हैं? ये मैं बस लास्ट आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चे इस तरह की स्विमिंग फन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और माँ बाप ज़्यादा उनके लिए अरेंज भी करते हैं, तो बच्चों की ये चांसेस कितने ज़्यादा हैं? लेकिन बच्चे जिन स्विमिंग पूल्स वगैरह में जा रहे हैं, एक तो उनकी वैसे सेफ्टी है ड्राउनिंग वगैरह से, दूसरा ये है कि वो मेक श्योर कर लें कि वो प्रॉपरली क्लोरीनेटेड है पानी, और अगर क्लोरीन उनमें डाली गई है तो फिर ठीक है वो कर सकते हैं। इस वक्त इतनी ज़्यादा हमें पैनिक भी नहीं फैलाना कि बिल्कुल उनकी एक्टिविटीज़ महदूद कर दें, क्योंकि छुट्टियाँ हैं और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये क्लब्स वगैरह जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, अगर वो क्लोरीनेशन कर लें या वासा से करा लें तो बहुत ईजी होगा, बहुत एक इनएक्सपेंसिव ये मेथड है। ऑलराइट, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल से हमने उनसे बात की। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, और उनको ऑन बोर्ड लेने का मकसद भी खास तौर पे ये था कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैनिक क्रिएट नहीं करना, और कतई तौर पर मकसद ये नहीं था कि आपको डराया जाए, हाँ अलबत्ता अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, जो इस तरह की फ़न स्विमिंग एक्टिविटीज़ में या पानी के जितने भी ज़राए आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीनेशन एक वाहिद सोल्यूशन टिल नाउ डायग्नोस किया गया है जिससे आप इस वायरस से बच सकते हैं, तो एहतियात ज़रूर करें। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली ये सेगमेंट जो है वो जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ डिफेंस। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो हाँ ये अलबत्ता हमने ज़रूर देखा है कि अब हम उस एरा में जा रहे हैं ग्रेजुअली, जिसमें हमें ये देखने कि हमें अपने डिफेंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी तमाम चीज़ों के लिए किसी पर रिलाई नहीं करना, मतलब घर पे भी किसी पर रिलाई नहीं करना और बाहर भी किसी पर रिलाई नहीं करना। हम ख़वातीन को इंडिपेंडेंट होता तो देख रहे हैं ऑल दो, लेकिन हरमीत इसके बावजूद भी अब अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करें तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ इस टॉपिक पे बात की जा रही है, बल्कि ट्रेनिंग सेशन, कोचिंग क्लासेस और वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे आप एक खातून को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इस काबिल भी बनाते हैं कि वो अपनी डिफेंस को भी कीप इन माइंड रखे कि अगर वो घर से बाहर है तो उसने क्या चीज़ें साथ कैरी करनी है, और अगर खुदा न खास्ते ऐसी कोई सिचुएशन आती है कहीं भी जहाँ पर आपके अलावा और किसी भी ऐसे अटैकर के अलावा कोई और नहीं होता, तो आपने उस वक्त क्या रिएक्ट करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे करना है। तो ये सारी बातें और इस तरह की बहुत सारी ऐसी टिप्स जो कि आज इस सेगमेंट में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम इस बारे में बात करेंगे। और इन सब के लिए हमारे साथ आयशा मुज़म्मिल मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, इसके अलावा सेल्फ डिफेंस कंसल्टेंट भी हैं, और इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इनसे सीख सकते हैं थ्रू दिस शो। सो आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आयशा, अगर हम बात करें ख़वातीन की हरासमेंट की, तो इस पर हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में। हाँ अलबत्ता पहले इतनी बात नहीं होती थी, अब तो अवेयरनेस भी हो गई है, ख़वातीन ख़ुद भी इस बारे में बात करती हैं और प्लेटफॉर्म्स पे भी इस बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर हमने सारे काम खुद करने हैं, जिसे हम नॉर्मली आम ज़ुबान में सेल्फ डिफेंस कहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ कहा जाता है, कुछ टूल्स रखे बैग में, कुछ ये करें, कुछ वो करें, आपको मार्शल आर्ट भी आना चाहिए, ये वो, लेकिन हम इजी कर देते हैं इसको। अगर हमने बैग में चंद एक चीज़ें रखनी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो क्या होनी चाहिए और उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? सेल्फ डिफेंस के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, वो पहले आपका मेंटल स्टेट है। ठीक है, जब भी कोई अनोइंग सिचुएशन आती है तो जो कॉमन स्टडी कहती है वो ये कहती है कि चूँकि हमें इसका एक्सपोजर नहीं होता और हम चूँकि बहुत पैम्पर्ड रहने के आदी हैं, हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम अपने मर्दों के दरमियान बहुत प्रोटेक्टेड और पैम्पर्ड होते हैं, फील करते हैं, तो हमें आदत नहीं होती। तो जब कोई ऑड्स हमारे पास आते हैं तो हम यूजुअली थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो जब आप घबराते हैं, आपको पता नहीं होता आपने क्या करना है। exactly. तो पहले जब आप घर से बाहर निकले तो ये सोच कर निकले कि जो कंफर्ट जोन था वो आपका घर पर था, बाहर वो कंफर्ट जोन नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा सब। तो बाहर आपको ऑड्स के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब आप रेडी नहीं होते ना तो फिर आपके पास बहाने होते कि अच्छा ऐसे हो गया, मैं फ्रीज हो गई, ऐसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या करना है कि क्या करना है। तो आप अपने बैग में छोटी छोटी चीज़ें रख लें, जैसे हमारे पास होती हैं, मैं ऑन एयर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये पॉकेट परफ्यूम है और पेन परफ्यूम है, ठीक है, तो आप इसको एज ए पेन यूज़ कर सकते हैं, पेन की तरह लगता है लेकिन ये परफ्यूम है। तो आप वैसे रूटीन में भी पॉकेट में रख सकते हैं या जैसे आप अपने साथ कॉमनली रख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हो तो आप स्प्रे करें आंखों में, तो ऑब्वियसली आप बच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पॉकेट नाइफ होती है। ठीक है, अब ये पॉकेट नाइफ जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटी सी है, ये आपने हाँ फोल्डेबल है, तो आपने रखी हुई, आपको हार्म नहीं करेगी, लेकिन इतनी शार्प होती है कि आपको ज़रूरत है तो आपके काम आ जाएगी। फिर एक कॉमन चीज़ जो हम आमतौर पे बैग्स में रखते हैं, दैट इज़ हम हेयर ब्रशेस रखते हैं ना अपने बैग में, तो उसकी जगह आप टेल कॉम्ब रख लें। ठीक है, टेल कॉम्ब इज़ अ गुड थिंग। फिर जो हेयर पिन्स होती हैं जो हमने अपने सर पर लगाई होती हैं, सबसे अच्छी
और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आप ये बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त फिर वो ये कि यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं एक्चुअली। आप रेडी हैं, ऑड्स हुए हैं तो आप रेडी हैं। ये तो नहीं हो रहा कि आप उतना टाइम अपने सोचने में लगा दें कि अच्छा ये क्या हुआ, कि आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स हाँ, करना है। आपको immediate डोंट response हैव दैट चाहिए। वैक्यूम कि आप सोचें कि अच्छा मैं प्लान करती हूँ, मैं ये करूँगी। अच्छा, उस प्लानिंग को जो हम दिमाग में करते हैं, ज़रा मैं चाहती हूँ उसको भी आप एड्रेस करें कि अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं या किसी गली में जा रहे हैं, किसी मेन रोड पे, इफ़ यू आर इन द कार फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली आपको पता है हमारी यहाँ पे क्राइम सीन भी काफ़ी ज़्यादा है, खुदा न खास्ता कोई वारदात हो जाती है इस तरह से, तो इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू जो होते हैं लोग, उनके पास गन होती है, ठीक है, ये हमें तो पता है। अब हम ये मूवीज़ में देखते हैं, क्राइम सीन्स में देखते हैं, अगर हमारे पास यही टूल्स हैं तो हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वक्त सोचने का टाइम नहीं होता, करना क्या है फौरी। अच्छा, इसके लिए दो बातें हैं कि अगर तो आप गाड़ी में हैं तो होता क्या है कि लोग ना रेस पर पाँव रख देते हैं। आपको हाँ। रेस पे पाँव नहीं रखना चाहिए। अच्छा। अगर किसी ने आपको गन पॉइंट पर आप हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिचुएशन को ऐसे एंगल में कि हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो आपको गाड़ी बैक कर लेनी चाहिए। ओके। इसलिए कि आप देखें हमेशा नेचुरल हैंड यूज़ होता है, गन राइट हैंड से आती है और आपके राइट साइड पर ही होती है। ओके। आपने बहुत कम अटैकर्स में देखा होगा कि लेफ्ट साइड से कोई आपकी डोर नॉक कर रहा हो और आपको कह रहा हो कि ओपन द डोर और वो आपको गन रख रहा हो, ठीक है। तो अगर राइट साइड पे है ना तो आप बहुत आराम से गाड़ी को बैक कर लें। ओके। उसका रीज़न है कि उसका हाथ बीच में फंस जाएगा और हाथ की गाड़ी हड्डी reverse- टूट जाएगी और आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है। That's the point. अगर आप आगे लेकर जाएंगे गाड़ी तो आपके साथ घसीटा जाएगा और दूसरी बात है गन चल सकती है। जब आप बैक करेंगे तो गन चलने का इम्कान कम हो जाता है। ओके, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। जी बिल्कुल आयशा, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आप कर रही हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, एक तो हम देखने के ट्रेंड अब बहुत बढ़ चुका है, मर्द हज़रात के बाद ख़वातीन को हम देखते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो टिप्स आप लेके आई, बड़े मज़े के टिप्स हैं, लेकिन अगर ख़वातीन आना चाहती हैं और वो सेल्फ डिफेंस के हवाले से ट्रेनिंग लेना चाह रही हैं, तो क्या इसके लिए उम्र का क्या तयन होना चाहिए कि हाँ ये उम्र सही है, इससे अगर वो शुरुआत करती हैं या कर अगर उम्र की हम बात करें, किस एज को हमें कीप इन माइंड रखना चाहिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए या उसकी क्लासेस के लिए या उसके वर्कशॉप के लिए? 9 साल से ऑनवर्ड ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वो एक एज होती है जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में मेल ट्रेनर्स ज़्यादा हैं, फीमेल ट्रेनर्स कम है, ठीक है। बहुत तो कम अब है। बच्चियां सीखें क्योंकि इसका स्कोप है। आप देखिए ना, हम फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे कामों की तरफ जाने के, जिसमें अर्निंग के मौके ज़्यादा है, इसमें ग्रोथ के मौके ज़्यादा है। तो मार्केट गैप ही कहती है कि सेल्फ डिफेंस के लिए फीमेल ट्रेनर्स कम है, इसमें लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है। जब आप सीखेंगी, आप आगे और लोगों को सिखाएंगे, एक चेन बनेगी। Exactly. आपकी अर्निंग के मौके भी आएंगे और आपके लर्निंग के मौके भी आएंगे। अच्छा, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, सो मार्शल आर्ट इज़ अ गुड थिंग विच इज़ टॉकिंग अबाउट, और आप बता भी रही थी बिफोर शो, हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो टेलिंग मी कि मैं ट्रेन भी करती हूँ और इस्लामिक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो भी आपकी क्राइटेरिया ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी रही है, तो ये रुझान पाकिस्तान में अभी भी वालिदैन को कम हम कन्विंस कर पाते हैं इस बात पे कि भाई बच्चों को बचपन से, लड़कियों को खासतौर पे बचपन से मार्शल आर्ट सिखानी चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए असल में जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने पेरेंट्स को काम करते हुए नहीं देखा, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे उनके उनके लिए लिए करते नहीं देखा, ठीक है, उनके लिए चीज़ बड़ी डिफरेंट है और कि हम निकल कर काम कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे होंगे ना, वो चूंकि हमें देख रहे होंगे Used काम to करते हुए, होंगे। वो यूज्ड टू होंगे, Yeah. तो उनके लिए परसेप्शन होगा। अब अगर अभी स्टेज पे मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेन आती है कि बेटा हम तो इसलिए नहीं सिखाना चाहते कि बहन भाइयों को मारेंगे, कल को अपने शौहर को मारेंगे। ओह माय गॉड, भाई, आप इसकी तस्वीर का उससे दूसरा भी रुख सेल्फ देख डिफेंस लें। हो सकता है, शौहर से भी सेल्फ डिफेंस हो सकता है। तस्वीर का दूसरा रुख देख लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस देखिए किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तलाक की शरह हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या है? बहुत सारी मेंटल अनवेलबींग ना। तो आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, वेल इक्विप्ड करें, अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रेनिंग के साथ साथ हम बच्चों की ग्रूमिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। कोई भी बच्चे या बच्ची सीख के अननेसेसरी इसको इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इट्स अ रूल। तो आप गेम में उनकी ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं ऑलरेडी, बिकॉज आई एम अ ब्लैक बेल्ट और मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और मैं स्पेशल बच्चों की मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड एम्बेसडर हूँ मुस्लिम very वर्ल्ड की, good. आई एम पैनियर फॉर दैट। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि मैंने सीख कर ब्लैक बेल्ट होकर
मैंने एक शॉर्ट कोर्स बनाया है कि आप बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। मैं नहीं कहती कि आप उन्हें पर्टिकुलरली ब्लैक बेल्ट ही बनाए तो मतलब आप उन्हें प्रोफेशनलिज्म ना सिखाएं, आप हाँ। सिर्फ इतना मार्शल आर्ट सिखा दें जो घर में वो प्रैक्टिस करके बाहर जाके उसको अप्लाई कर सकें। वो बेसिक तो सिखा अच्छा, दें ना। बेसिक में क्या क्या आता है? देखिए बेसिक में ये अच्छा, आता है एक कि और आपको- चीज जो हमने देखी है आयशा, जो सबसे बड़ी बात है, मैं परसों अपने भाई के साथ बैठा था तो उनका अपना स्कूल है और उसमें मैंने ये देखा कि छोटी छोटी बच्चियां, उनको बाकायदा ट्रेनिंग, पढ़ाई के बाद एक क्लास उनकी लगती है और ट्रेनिंग दी जा रही है। आप नहीं समझती हैं कि वो तो चलो एक निजी स्कूल है, लेकिन सरकारी सतह पर अगर खवातीन के हवाले से इस किस्म की क्लासेस, जो इनिशियल चीजें हैं, वो अगर हों तो कितना फायदा होगा खवातीन को। जो हरेसमेंट होती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, स्कूल की तरफ या दफातर की तरफ जाती हैं, Yes. तो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट तो बना सकेंगी। बेसिक ट्रेनिंग। देखिए अगर तो सरकारी सतह पर ये इनिशिएटिव लेने चाहिए, लेकिन मसला ये कि सरकारी सतह पर आप किस किस चीज़ का इनिशिएटिव लेंगे। अगर हर चीज़ हम गवर्नमेंट पर छोड़ देंगे तो फिर तो ये ना पाया तक मील तक पहुंचने वाला मंसूबा है। आमतौर पे स्कूलों में, कुछ स्कूलों में क्लासेस दी भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जी बच्चे सीख के एक दूसरे को मारेंगे। ऐसा नहीं होता कि बच्चे सीख के एक दूसरे को मारेंगे। आप उन्हें पिक्चर का बड़ा रुख दिखाएं, दूसरा रुख दिखाएं कि ये सीखें, आप अपने लिए सीख रहे हैं। और अगर आप बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप हर वक्त हर जगह उनकी प्रोटेक्शन के लिए साथ नहीं हैं। तो सरकारी सतह पर भी होना चाहिए और बच्चियां सीखें और आगे सिखाएं। तो ये तो एक लर्निंग होनी चाहिए। अच्छा, बेसिक्स में आपसे पूछ रही थी आयशा, जी, अगर हम जी। बेसिक्स की बात करें तो मार्शल आर्ट में ख़ास तौर पे ऑब्वियसली हम उनको एक पेशा नहीं दे रहे कि आप इस पेशे को हाँ। कर लें या ट्रेनिंग आगे बच्चों को भी दें। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट टू बी योर सेल्फ ना, तो उसमें क्या आता है बेसिक्स में जो बच्चों को, बल्कि वालिदैन को, बच्चों को, अपने लड़कियों को ख़ास तौर पर घर पर सिखाना चाहिए? उसमें पहले आता है आपका गुड टच, बैड टच, ओके फिर आपके फिजिकल बैरियर्स, ओके फिर आपके पर्सनल स्पेस, Okay. फिर आपके साइबर सिक्योरिटी बैरियर्स, ओके फिर आपके प्रोटेक्शन एरियाज कि आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, फिर स्ट्रैटेजी ओके ओके अबाउट अब्यूज़, अबाउट वायलेंस, अबाउट योर सेफ स्पेस इन योर वर्क प्लेस, इस तरह की चीज़ें। वर्बल के साथ फिजिकल ट्रेनिंग। फिर अगर आप किसी ऑड्स में फंस गए हैं तो आप कैसे दूसरे को इस गलतफहमी में मुब्तला करें कि जो वो कह रहे हैं आप वो करेंगे, आपका उसको करने का इरादा तो नहीं है ना। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज वी आर इमोशनल और उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो बाज़ औक़ात हम ऐसा रिएक्शन दे देते हैं जो कि आपको उस सिचुएशन से बाहर तो नहीं लाता, लेकिन सिचुएशन के अंदर डाइव कर देता है। तो आपको स्ट्रैटेजिस्ट होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए सबूत जनरेट करें। क्योंकि देखें जो 95% हैरेसमेंट है ना, आप अपने जानने वालों से फेस करते हैं। यस यस ठीक है, तो चूंकि हमें बैरियर्स लगाने नहीं आते, हमें अपना पर्सनल स्पेस नहीं पता होता कि हम अपने पर्सनल स्पेस पे दूसरे को कैसे इग्नोर करें। वो हम वर्क प्लेस पे या दूसरी जगह पे मुड़व्वतन बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि सीन नहीं क्रिएट हो जाए, जॉब नहीं खत्म हो जाए, हमारे बारे में लोग क्या खौफ सोचेंगे, बड़ा होता है ठीक है ना, माशरे सोसाइटी। फिर अपने घर वालों को बताएं तो अपने घर वालों को क्या बताएं। अच्छा, घर वालों को बताएंगे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, Respond क्या होगा? ठीक है, और वो कहेंगे कि जॉब छोड़ दो। अच्छा, अब हम अपना करियर कैसे आगे बढ़ाएं, और फिर ये इतने हर जगह सारे है। सवाल। यस तो फिर ये खवातीन के लिए जो है ना, या लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो अपने आप को मनवाना चाहती हैं, अपनी सलाहियतें मनवाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं। तो उसका हल यही होता है कि आपको बैरियर्स पता हों। और आपको पता है आयशा, बहुत अच्छी बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपसे मज़ीद भी इस हवाले से ऑब्वियसली इट विल टेक सो मेनी आवर्स अगर हम इस बारे में बात करें कि हमें बहुत सारे घंटे और दिन चाहिए कि अगर हम इस पे कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप कर सकें। बट ऑल दो हमने एक छोटा सा सेगमेंट इसलिए रखा था कि आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ आपको ये रियलाइज़ होगा। अगर आप अभी रियलाइज़ कर लें तो अच्छी बात है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपनी खुशी की बात करें, अपने डिफेंस की बात करें, अपने डिसीजंस की बात करें, अपनी लाइफ के बारे में बात करें, तो ख़वातीन को इस हवाले से थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि येस, अगर आप किसी भी चीज़ को करने का सोच सकते हैं सेल्फ डिफेंस समेत, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनाब खुद लेनी पड़ेगी, दूसरों पर रिलाई करना छोड़ दें। इसी टिप के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपका फीडबैक ऑन एंड ऑफ हमें मिलता रहता है, बट डू टैग अस ऑन सोशल मीडिया टू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।